नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है हमारे स्वयं के पाठ्यक्रम में जिसका शीर्षक है एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव, एक व्यापक दृष्टिकोण। आज की हमारी चर्चा का विषय है पी, एनपी और एनपी कंप्लीट की रिड्यूसिबिलिटी या सामान्यता। आपके साथ मैं डॉक्टर नचिकेत तापस, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम पी, एनपी और एनपी कंप्लीट समस्याओं के बारे में पुनः एक बार जानेंगे। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा हमारे पुराने पाठ में की थी। इसके बाद हम जानेंगे कि सामान्यता क्या होती है। इसके बाद हम पहली एनपी कंप्लीट समस्या के बारे में जानेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पी, एनपी और एनपी कंप्लीट समस्याएं क्या होती हैं। तो पी वर्ग उन समस्याओं का समूह है जिन्हें एक निर्धारक ट्यूरिंग मशीन, जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, के द्वारा पॉलिनोमियल टाइम में हल किया जा सकता है। ये उन सारे प्रश्नों का समूह है जिसके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। जो एनपी वर्ग है, जिसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम वर्ग भी कहते हैं, ये उन समस्याओं का समूह है जिनके लिए किसी भी दिए गए समाधान को एक निर्धारक ट्यूरिंग मशीन, जो कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है, द्वारा बहुपद समय में पॉलिनोमियल टाइम में सत्यापित किया जा सकता है। इसमें मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हम उन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, पर केवल सत्यापित कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में। इसके बाद आती हैं एनपी कंप्लीट समस्याएं। ये वह समस्याएं हैं जो एनपी वर्ग में आती हैं और एनपी वर्ग की सबसे कठिन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हमें यह कहना हो कि कोई भी समस्या एनपी कंप्लीट है, तो ये हम कब कह सकते हैं? तो इसके लिए दो वर्ग हैं। पहला है कि वह एनपी वर्ग में हो, अर्थात उसका समाधान बहुपद समय में सत्यापित किया जा सके, और दूसरा एनपी वर्ग की सभी समस्याओं को बहुपद समय में उस समस्या में बदलना संभव हो। अगर ये दो कंडीशन सैटिस्फाइड होंगी, तभी हम कह पाएंगे कि वह समस्या एनपी कंप्लीट है। अब हम जानते हैं कि सामान्यता क्या होती है। सामान्यता या रिड्यूसिबिलिटी को हम कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किसी समस्या को हल करने का एक तरीका है, यह हो सकता है कि उसे किसी दूसरी समस्या के रूप में बदल दिया जाए। इस रणनीति को हम किसी समस्या को दूसरी समस्या में घटाना या रिड्यूसिंग कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समस्या Q को दूसरी समस्या Q डैश में घटित करने का उपकरण है। यदि Q के किसी भी उदाहरण को Q डैश के उदाहरण में अगर घटाया जा सकता है और Q डैश के उस उदाहरण का समाधान Q के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आप Q डैश समस्या को हल कर सकते हैं, तो आप मूल समस्या Q को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि Q को Q डैश में घटाया जा सकता है। इसी के साथ ही यदि किसी समस्या को दूसरी समस्या में घटाना एक शक्तिशाली रणनीति है जो जटिल समस्या को हल करने में मदद करती है। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी समस्या Q डैश का कोई हल नहीं है और हमने Q को Q डैश में घटाया है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि Q का भी कोई हल नहीं है। अब इसका उदाहरण हम एक लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण से भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए x में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन को हल करने की समस्या को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की समस्या में घटाया जा सकता है। इसके लिए मान लीजिए कि एक रैखिक समस्या का समीकरण का उदाहरण ax + b = 0 है। हम जानते हैं कि इसका समाधान x = -b/, है, मगर इस समय के लिए ऐसा मान लीजिए कि यह समस्या अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो आप इसे द्विघात समीकरण ax² + bx + 0 = 0 में बदल सकते हैं। इस द्विघात समीकरण के समाधान x = -b ± √b² - 4ac/2a होता है, जहां c की वैल्यू को हमने 0 कर दिया है। ऐसा होने पर
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू b हो जाएगी। तो इस से क्या होगा कि हमारे पास दो समाधान आएंगे। पहला समाधान होगा x इक्वल टू 0 और दूसरा समाधान होगा x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 का समाधान प्रदान करता है। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि कैसे एक समस्या को, जो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, हमने दूसरी समस्या में बदल दिया और दूसरी समस्या के सॉल्यूशन से हमने पहली समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण बाइनरी सर्च से संबंधित है। तो हमें मालूम है कि बाइनरी सर्च एक कुशल खोज एल्गोरिदम है जिसका उपयोग क्रमबद्ध, इसका मतलब सॉर्टेड सूचियों में किसी भी तत्व या एलिमेंट को खोजने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है कि आपका जो सूची हो वो क्रमबद्ध हो। यह एल्गोरिदम क्रमबद्ध सूची को बार बार आधा करके उस तत्व को ढूंढने का प्रयास करता है। बाइनरी सर्च की जटिलता ऑफ द ऑर्डर ऑफ log n होती है, जो इसे बड़े डेटा सेट पर बहुत प्रभावशाली बनाती है। उदाहरण के लिए हम एक सूची ले लेते हैं और उस सूची में कोई एक एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में एक क्रमबद्ध सूची में तत्वों के बीच में सबसे पहले उस तत्व को खोजने का प्रयास करें। इसके लिए हमें एक वेरिएबल लो की जरूरत पड़ेगी जो सूची के पहले तत्व पर सेट होगा, और दूसरा हाई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो अंतिम तत्व पर सेट होगा। इसके बाद सर्वप्रथम हमें मध्य एलिमेंट या मिड एलिमेंट का चयन करना होगा। तो मिड एलिमेंट का चयन करने के लिए सबसे पहले हमें गणना करनी होगी, जो कि होगी लो प्लस हाई बाई 2। अब मिड का उपयोग करके हम सूची के मध्य के तत्व को चुनेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह वही तत्व है जिसे हम सूची में खोज रहे हैं। अब यह अगर वही तत्व है जिसकी खोज हम कर रहे हैं तो हमने तत्व को पा लिया है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है उसे हम रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो यदि मध्य तत्व जो लक्ष्य तत्व है उससे छोटा है तो इस कंडीशन में हम दाईं ओर की ओर जो उप सूची है उसमें खोज करनी होगी। इस स्थिति में हम जो लो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मिड प्लस 1 से सेट कर देंगे। इसके विपरीत यदि मध्य तत्व जो है वो लक्ष्य तत्व से बड़ा है तो हम बाईं ओर की ओर जो उप सूची है उसमें खोज करेंगे और ऐसी स्थिति में जो हाई वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम मिड माइनस 1 पर सेट कर देंगे। अब यह कब तक करता है? तो उपरोक्त चरणों को हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि लो जो है वो हाई से अधिक ना हो जाए। इस स्थिति में दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम जो मध्य तत्व है उसको प्राप्त कर लेंगे जिसे हम खोजना चाह रहे थे, अन्यथा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमें वह तत्व हमारी सूची में प्राप्त नहीं होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, खोज समाप्ति पर या तो हमें तत्व मिल जाएगा जिस केस में हम जो भी उसका स्थान है, जो भी उसकी इंडेक्स वैल्यू है उसको हम वापस कर देंगे। लेकिन यदि तत्व नहीं मिलता है तो हम या तो तत्व नहीं मिला का संदेश लौटाएंगे या फिर -1 वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि हमें उक्त सूची में तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। अब इस चीज को, इस एल्गोरिदम को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्रमबद्ध सूची है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और हमारा लक्ष्य इस सूची में 14 तत्व को खोजना है। तो इसके तहत पहली बार हम लो को 0 सेट करेंगे और हाई को 9 सेट करेंगे, क्योंकि इस सूची में टोटल 10 एलिमेंट है। ऐसा करने पर जो अगला हमारा स्टेप होगा वो होगा मिड की गणना करना। तो मिड की वैल्यू जो है वो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगी 4। इसके बाद हम चौथे स्थान पर जो तत्व है
उसको देखेंगे कि वो कौन सा तत्व है। तो चौथे स्थान पर हम देखते हैं कि तत्व जो है वो है 10। अब अगली स्टेप में हमें ये चेक करना होगा कि क्या 10 जो है वो जिस तत्व को हम खोज रहे हैं जो कि है 14 उससे बड़ा है या छोटा है। अब हम देखते हैं कि 14 जो है वो 10 से बड़ा है, इसीलिए इस स्थिति में हम दाई उपसूची में देखना चाहेंगे और इसी वजह से हम लो की वैल्यू को 5 से सेट कर देंगे। इसके बाद पुनः हमें मिड की गणना करनी है, पर अब लो की वैल्यू 5 हो गई है और हाई की वैल्यू 9 है, तो इस स्थिति में मिड की वैल्यू 7 आएगी। इसके बाद हम सूची के 7वें अंक को देखेंगे जो कि 16 है। अब चूंकि 14 की वैल्यू जो है वो 16 से कम है, इसलिए इस बार हम बाईं उपसूची में देखना चाहेंगे और इसके लिए अब हम लो की वैल्यू 5 ही रहने देंगे, परंतु हाई की वैल्यू को अब हम 6 सेट कर देंगे। इसके बाद पुनः एक बार हम मिड की गणना करेंगे जिसकी वैल्यू 5 + 6/2 जो कि 5 होगी और हम सूची का 5वां स्थान देखेंगे। अब क्योंकि 14 की वैल्यू 12 से बड़ी है, इसलिए हम फिर से एक बार दाईं उपसूची में जाएंगे और लो की वैल्यू को 6 कर देंगे। अब पुनः एक बार मिड वैल्यू की गणना करने पर हम पाएंगे कि मिड की वैल्यू अब 6 है और जब हम सूची का 6वां एलिमेंट देखते हैं तो वो हमें मिलता है 14, जो कि वही तत्व है जिसकी हम खोज कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें 14 जो हमारी सूची थी उसमें 6वें स्थान पर मिला है। तो इस तरह से बाइनरी सर्च काम करता है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन या दूसरी समस्या देखते हैं जो कि है किसी भी वस्तु का स्क्वायर रूट निकालना या कि उसका वर्गमूल निकालना। तो यदि x एक गैर ऋणात्मक संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालने की समस्या को बाइनरी सर्च की समस्या के रूप में बदला जा सकता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि यदि y² x से कम है तो x y से बड़ा होना चाहिए और इसी गुण का उपयोग करके हम उस सीमा को क्रमशः आधा करके समस्या का समाधान कर सकते हैं जिसमें वर्गमूल स्थित हो सकता है। अब हम यह मान लेते हैं कि हमें √10 की वैल्यू को निकालना है और वो भी 0.0001 की सटीकता के साथ। तो इसको खोजने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम बाइनरी सर्च की तरह हम सबसे पहले लो वेरिएबल की वैल्यू को 0 पे सेट करेंगे, हाई की वैल्यू को हम 10 पे सेट करेंगे। अब यहाँ हाई की वैल्यू हमने 10 पे इसलिए सेट की है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज़्यादा से ज़्यादा उस संख्या के बराबर हो सकता है। और एक और वेरिएबल हम लेंगे जिसको हम सटीकता कहेंगे, जिसकी वैल्यू 0.0001 होगी। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो इसकी प्रक्रिया बाइनरी सर्च की तरह शुरू होगी मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने से। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे कि मिड की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम लो और हाई की वैल्यू यूज़ करेंगे और इसके तहत हमें मिड की वैल्यू 5 मिलेगी। इसके बाद हम गणना करेंगे कि मिड के स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर की वैल्यू 25 होती है। अब इस वैल्यू को हम हमारी जो संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है उससे हम कंपेयर करेंगे। अब चूंकि 25 जो है 10 से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम अब हाई को 5 पे सेट कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया? उदाहरण के लिए आप सोचिए कि अगर जो मिड की वैल्यू है वो 6 होती है, तो इस केस में 6 की जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 36, जो 25 से भी ज़्यादा है। और चूंकि 25 ही 10 से ज़्यादा है तो सामान्यतः 36 भी 10 से ज़्यादा ही होगा। इसलिए हमें 5 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 से नीचे खोजने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने हाई को 5 पे सेट कर दिया। अब इसके बाद हम पुनः गणना करेंगे मिड वैल्यू की, जो अब 0 + 5 / 2 मतलब 2.5 होगा। एक बार फिर हम गणना करेंगे मिड स्क्वायर की, जिसकी वैल्यू 6.25 होगी
और अब हम देख पा रहे हैं कि 6.25 की वैल्यू 10 से छोटी है, अतः हम जो है लो वेरिएबल की वैल्यू को 2.5 पे सेट करेंगे। अब इसी तरह इस प्रक्रिया को हम कब तक जारी रखेंगे, जब तक कि लो और हाई के मान जो हमारा एप्सिलॉन है, जो कि सटीकता दर्शाता है, उसके बराबर या उसके भीतर नजर ना आने लग जाए। इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि पर्याप्त पुनरावृत्तियों के बाद मिड का मान लगभग 3.1623 के आसपास हो जाएगा, जो कि 10 के वर्गमूल का अच्छा अनुमान होगा। तो इस उदाहरण से हमने क्या देखा कि किस तरह हमने एक प्रॉब्लम या एक समस्या जो कि थी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, उसको एक दूसरी समस्या में परिवर्तित कर दिया या घटा दिया, और फिर उस दूसरी समस्या के सॉल्यूशन से हमने पहली समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं सामान्यतया क्या होता है। सामान्यतया या रिड्यूसिबिलिटी, इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास एक एल्गोरिदम A2 का समाधान है और एक ऐसा फंक्शन f है जो A1 के इनपुट को A2 के इनपुट में परिवर्तित कर सकता है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास A1 का भी समाधान है। और यदि इसके विपरीत अगर हम ये कहें कि हम A2 का समाधान प्राप्त नहीं कर सकते और हमारे पास एक ऐसा फंक्शन f है जो A1 के इनपुट को A2 के इनपुट में परिवर्तित कर सकता है, तो हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम A1 का भी समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमें यह निश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी कि क्या हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो समानता की तालिका में 3 मुख्य घटक होते हैं, जो हमने जो पिछला डायग्राम था उसमें देखा। पहला घटक है f, जिसे हम रिडक्शन फंक्शन कहते हैं। यह वह फंक्शन है जो A1 के इनपुट को A2 के इनपुट में बदलने का काम करता है। कुछ ही देर बाद हम ये देखेंगे कि क्या हम इसके समय के बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं। दूसरा घटक है A2, विच इज नोन एल्गोरिथम। ये वह समस्या है जिसके बारे में हमें जानकारी है कि एक तो इसकी समय जटिलता क्या है और क्या हम इसका हल कर सकते हैं या नहीं। अब ये समय जटिलता P भी हो सकती है या NP भी हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरा घटक है वो है A1, जो कि है अननोन एल्गोरिथम। यह वह समस्या है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और हम इसका हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और वह हम कैसे करेंगे? हम f का उपयोग करके उसे A2 में घटित कर देंगे ताकि हम A2 की जटिलता से A1 की जटिलता के बारे में समझ सकें। अब इस केस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो अगर f की जटिलता पॉलिनोमियल टाइम है और A2 की भी जटिलता पॉलिनोमियल टाइम है, तो हम कह सकते हैं कि A1 की जटिलता जो है वो भी पॉलिनोमियल टाइम होगी। इसके अलावा अगर f की जटिलता पॉलिनोमियल टाइम है और A2 की जटिलता नॉन पॉलिनोमियल टाइम है, तो ऐसी स्थिति में A1 की जटिलता जो है वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम होगी। इसका मतलब ये कि f और A2 में जो भी अत्यधिक जटिल होगा तो A1 की जटिलता उसको फॉलो करेगी। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि f की जटिलता नॉन पॉलिनोमियल है और A2 की जटिलता पॉलिनोमियल है, तो ऐसी स्थिति में A1 की जटिलता नॉन पॉलिनोमियल होगी, और अगर f और A2 दोनों ही की जटिलता नॉन पॉलिनोमियल है तो A1 की भी जटिलता नॉन पॉलिनोमियल होगी। इसके अतिरिक्त इससे हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि f अगर पॉलिनोमियल टाइम में काम करता है तो जो A1 की जटिलता है वह हमेशा A2 की जटिलता के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम ये कह सकते हैं कि f अगर पॉलिनोमियल टाइम है तो A2 की जटिलता A1 की जटिलता के बराबर होगी।
इसका मतलब भी ये है कि अगर हम A2 का हल निकाल सकते हैं तो हम A1 का भी हल निकाल सकते हैं, और यदि हम A2 का हल नहीं निकाल सकते तो हम A1 का भी हल नहीं निकाल सकते। तो इस चर्चा के बाद आइए हम जानते हैं पहली NP कंप्लीट समस्या के बारे में। तो अभी हमने देखा कि रिड्यूसिबिलिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समस्या को दूसरी समस्या में पॉलिनोमियल टाइम में घटाया जा सकता है, परंतु इस घटाने की प्रक्रिया के लिए आपको एक NP कंप्लीट समस्या की जरूरत होगी। जो हमने उदाहरण देखा था उसमें हम ये कह रहे थे कि A2 समस्या ऐसी है जिसका या तो हल है या फिर वह NP कंप्लीट समस्या है। तो पहली NP कंप्लीट समस्या एक मापदंड स्थापित करती है जिससे कि अन्य समस्याओं को NP कंप्लीट साबित किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं सर्किट सैटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम या CSAT समस्या के बारे में। तो यह समस्या कहती है कि यदि आपको एक बूलियन संयोजन सर्किट दिया जाए जो AND और नॉट गेट से बना हुआ हो, तो इसका अर्थ यह है कि यह सर्किट विभिन्न इनपुट वैल्यूज, जो कि या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, के साथ कुछ आउटपुट उत्पन्न करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस सर्किट को ऐसे इनपुट वैल्यूज दिए जा सकते हैं कि आउटपुट हमेशा सत्य हो जाए। इसी को सर्किट की संतोषजनकता या सैटिस्फाइबिलिटी भी कहा जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें 3 इनपुट A, B, C हैं और यह सर्किट निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार काम करता है। आउट इज इक्वल टू A एंड B और नॉट ऑफ C। अब आपको यह जानना है कि क्या कोई ऐसा इनपुट कॉम्बिनेशन है जिससे आउटपुट ट्रू हो सके। उदाहरण के लिए अगर हम A की वैल्यू 1 रखें, B की वैल्यू 0 रखें और C की वैल्यू 1 रखें, तो इसके लिए आउट की वैल्यू 0 आएगी। परंतु यदि हम A की वैल्यू 1 रखें, B की वैल्यू 1 रखें और C की वैल्यू 0 रखें, तो इसके लिए आउट की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0 के लिए आउटपुट ट्रू हो रहा है, इसलिए यह सर्किट संतोषजनक या सेटिस्फाइबल है। तो एक बार हम फिर से NPC समस्याएं या NP कंप्लीट समस्याओं के बारे में जानते हैं कि कब हम किसी समस्या को NP कंप्लीट मान सकते हैं। तो उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो यह है कि वह NP वर्ग में हो, अर्थात उसका समाधान बहुपद समय में सत्यापित किया जा सके। और दूसरी कंडीशन है NP वर्ग की सभी अन्य समस्याओं को बहुपद समय में उस समय में बदलना संभव है। तो अगर हमें यह प्रूव करना है कि CSAT NP समस्या है, NP कंप्लीट समस्या है, तो इसके लिए हमें ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करनी हो। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्या हम यह कह सकते हैं कि CSAT NP समस्या है। तो एक बूलियन संयोजन सर्किट में एक या अधिक बूलियन संयोजन तत्व जैसे कि AND गेट, OR गेट या नॉट गेट होते हैं, जो कि तारों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हम CSAT को एक औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हम सर्किट्स के लिए एक मानक एन्कोडिंग पर सहमत होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी बूलियन संयोजन सर्किट का आकार या साइज सर्किट में प्रयुक्त बूलियन संयोजन तत्व जैसे कि AND, OR और नॉट गेट की संख्या और सर्किट में तारों की संख्या से निर्धारित होती है। हम एक ग्राफ जैसी एन्कोडिंग विकसित कर सकते हैं जो किसी दिए गए सर्किट C को एक बाइनरी सर्किट स्ट्रिंग C में कन्वर्ट करती है। इस प्रकार एक औपचारिक भाषा के रूप में हम निम्नलिखित परिभाषित कर सकते हैं: सर्किट SAT इक्वल टू स्ट्रिंग C वेयर C इज अ satisfiable boolean combinational circuit। अब आइए हमें यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि CSAT या सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी NP में है। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम A बनाते हैं जो कि 2 इनपुट
पॉलिनोमियल समय एल्गोरिदम ए प्रदान करते हैं जो कि सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी को सत्यापित कर सकता है। इसके दो इनपुट क्या होंगे? पहला इनपुट होगा बूलियन संयोजन सर्किट सी। अब हम सी को एज इट इज न दे करके इसे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे जो कि उस बूलियन संयोजन सर्किट का मानक एन्कोडिंग होगी। इसका दूसरा इनपुट होगा एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो सर्किट सी के प्रत्येक तार को एक बूलियन मान निर्देशित करेगा। इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी? तो एल्गोरिथम ए की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार होगी कि ए सर्किट के प्रत्येक लॉजिक गेट की जांच करता है कि प्रमाण पत्र में दिए गए आउटपुट तार का मान इनपुट तार के मानों के अनुसार सही ढंग से गणना किया गया है या नहीं। यदि सर्किट का अंतिम आउटपुट 1 है तो एल्गोरिदम ए एक आउटपुट करता है क्योंकि यह आउटपुट एक संतोषजनक असाइनमेंट प्रदान करता है। लेकिन यदि अंतिम आउटपुट 0 है तो ए 0 आउटपुट करता है। अब हम कब कहेंगे कि सर्किट संतोषजनक है? इसके लिए जब ए एक संतोषजनक सर्किट सी इनपुट दिया जाता है तो ऐसा एक प्रमाण पत्र मौजूद होता है जिसकी लंबाई सी के आकार के अनुसार पॉलिनोमियल होती है और यह ए को एक आउटपुट करने का कारण बनता है। जबकि असंतोषजनक सर्किट कब कहते हैं? जब ए को एक असंतोषजनक सर्किट इनपुट दिया जाता है तो इसका कोई भी प्रमाण पत्र ए को यह विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं होता कि सर्किट संतोषजनक है। यह कुछ ट्यूरिंग मशीन के हॉल्टिंग प्रॉब्लम की तरह है जिसमें कि अदर लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है तो उस केस में ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो जाता है, परंतु अगर लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करता तो उस केस में वह कभी भी हॉल्ट नहीं होता। अब हम जानते हैं कि इसमें हम रिड्यूसिबिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं। तो मान लें कि L कोई भी भाषा है जो NP में है, तो हमें एक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम f का वर्णन करना है जो कि रिडक्शन फंक्शन f की गणना करता है। यह f हर बाइनरी स्ट्रिंग x को एक सर्किट C fx में मैप करता है ताकि अगर x L में बिलोंग होता है यह तभी संभव है जब सर्किट सैट हो या सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी में C बिलोंग करे। किसी भी समय जब कोई प्रोग्राम निष्पादित हो रहा हो तो कंप्यूटर की मेमोरी उस संपूर्ण गणना की स्थिति या स्टेट को धारण करती है और इसी को हम एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसका उपयोग आगे रिड्यूसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने में यूज होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन का वर्णन, प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ हिस्से होते हैं जैसे कि एल्गोरिदम ए के लिए प्रोग्राम काउंटर, सहायक मशीन स्टेट, इनपुट X, प्रमाण पत्र Y और वर्किंग स्टोरेज। जो भी संयोजन सर्किट M जो कंप्यूटर हार्डवेयर को लागू करता है, प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन CI को अलग कॉन्फ़िगरेशन CI+1 में मैप करता है और यह प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन C0 से शुरू होता है। एल्गोरिदम A अपने निष्पादन के अंत में एक निश्चित स्थान पर अपना आउटपुट लिखता है। यदि एल्गोरिदम Tn चरणों तक चलता है तो आउटपुट अंतिम कॉन्फ़िगरेशन C of Tn के एक बिट के रूप में प्रकट होता है। यह बिट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब जो रिडक्शन एल्गोरिदम है उसका निर्माण किस तरह किया जा सकता है? तो एल्गोरिदम F एक ऐसे संयोजन सर्किट बनाता है जो एक दिए गए प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा उत्पन्न सभी कॉन्फ़िगरेशंस को की गणना करता है। इस विचार में Tn प्रतियों का एक साथ जोड़ना शामिल है। आयतवा सर्किट का आउटपुट जो कॉन्फ़िगरेशन CI उत्पन्न करता है वह सीधे i+1th सर्किट के इनपुट में फीड किया जाता है। रिडक्शन एल्गोरिदम का कार्य क्या है? X इनपुट के देने पर इसे सर्किट C f of x की गणना करनी होगी जो संतोषजनक है तभी और केवल तभी जब प्रमाण पत्र Y हो जिसके लिए A of
x, y 1 हो। f पहले x के आकार n की गणना करता है और एक संयोजन सर्किट C' का निर्माण करता है जिसमें Tn प्रतियों का संयोजन होता है। फिर f सर्किट C' को थोड़ा संशोधित करके सर्किट C f of x बनाता है। अब इस रिडक्शन फंक्शन के सही होने का क्या प्रमाण है? तो यदि सर्टिफिकेट y नामक प्रमाण पत्र ऑफ द ऑर्डर ऑफ n टू द पावर k लंबाई का है और a ऑफ x, y की वैल्यू 1 है, तो c ऑफ y इज इक्वल टू a ऑफ x, y इज इक्वल टू 1 होगा। इसलिए यदि प्रमाण पत्र मौजूद है तो c संतोषजनक है। दूसरी दिशा में यदि c संतोषजनक है तो a ऑफ x, y 1 होता है। इसी प्रकार f सही ढंग से एक रिडक्शन फंक्शन की गणना करता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जो रिडक्शन फंक्शन हमने f बनाया है क्या वह पॉलीटोमियल टाइम में चलता है या नहीं। तो इसके प्रमाण के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या n के अनुसार पॉलिनोमियल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एल्गोरिदम A का प्रोग्राम स्थिर आकार का है और इनपुट x की लंबाई n है और प्रमाण पत्र y की लंबाई big O ऑफ n टू द पावर k है। तो एल्गोरिदम A के निष्पादन के दौरान आवश्यक वर्किंग स्टोरेज भी n के अनुसार पॉलिनोमियल होगी और जो संयोजन सर्किट M है उसका आकार big O ऑफ n टू द पावर k के अनुसार है और C का निर्माण पॉलिनोमियल समय में किया जा सकता है। तो इसीलिए भाषा सर्किट या जिसे हम सर्किट सैटिस्फाइबिलिटी भी कहते हैं वह NP में किसी भी भाषा के समान कठिन है और चूंकि यह NP में है इसलिए अब हम यह कह सकते हैं कि सर्किट सैटिस्फाइबिलिटी NP कंप्लीट समस्या है। अब इस उदाहरण के बाद हम किसी भी अज्ञात समस्या को फंक्शन f का उपयोग करके सर्किट सैटिस्फाइबिलिटी में बदल सकते हैं और अगर हम ऐसा कर पाने में समर्थ हुए तो हम यह साबित कर पाएंगे कि वह अज्ञात समस्या भी NP कंप्लीट है। और क्योंकि हम यह जानते ही हैं कि NP कंप्लीट समस्या का कोई समाधान नहीं होता, तो अतः अगर ऐसा होता है तो हम उस समस्या को छोड़ देंगे और किसी दूसरी ऐसी समस्या की खोज करेंगे जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती। तो इस चर्चा में हमने देखा कि P, NP और NP समस्याएं क्या होती हैं, जो समानतया है जिसे हम रिड्यूसिबिलिटी भी कहते हैं वह क्या होता है, इसका उपयोग एक समस्या को दूसरी समस्या में घटाने में कैसे किया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि पहली NP कंप्लीट समस्या कौन सी थी और इस समस्या को हमने कैसे यह प्रूव किया कि वह NP कंप्लीट है और तत्पश्चात रिड्यूसिबिलिटी या समानतया को यूज़ करते हुए कैसे हम दूसरी समस्याओं को भी NP कंप्लीट समस्याओं में घटा सकते हैं। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।